जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। झारखंड में राजनीति तेज़ हो गई है और हज़ारीबाग में सबसे ज़्यादा तेज़ हो गई है। लोग पहले कह रहे थे कि मामला जो है दो पक्ष के बीच में है, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन अब लग रहा है कि हर्ष अजमेरा जी जो आ गए हैं तो त्रिकोणीय फाइट होगा, ऐसा चर्चा शहर में चल रहा है। उसके बाद भी एक और कैंडिडेट है JLKM के उदय मेहता, मतलब 4 लोग। तो हज़ारीबाग की राजनीति जो पहले इतना आसान था कि कोई भी जीत सकता था, जो भाजपा के टिकट में आता था, 10 साल भाजपा ने यहाँ पे राज किया, लेकिन अब हर्ष अजमेरा भी इस रेस में आ गए हैं, इसलिए क्योंकि नामांकन के दिन इनकी रैली में इतनी भीड़ हुई, पता नहीं वो भीड़ कहाँ से आया था, ये सब जानेंगे। और हर्ष अजमेरा जी कैसे राजनीति में आए, क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ये सारी बातें जानेंगे, क्योंकि आज इनका नॉमिनेशन जो है वो फाइनल हो गया है। इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। चुनाव चिन्ह है छड़ी छाप। अब देखना यह है कि छड़ी छाप, कमल छाप, हाथ छाप या कैंची छाप, कौन हज़ारीबाग की राजनीति में राज करेगा। तो हर्ष अजमेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। बहुत लेट कर दिया आपसे मिलने में, हमको लगा कि आप तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। धन्यवाद फैज़ भाई। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, नॉमिनेशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन मैंने खुद भरने का, पर्चा लेने का काम नहीं किया था। मेरे समर्थकों, मेरे युवा दोस्तों ने, मेरे युवा पीढ़ी के जो भाई बहन हमारे साथ हैं, उनका फैसला था कि हम लोग नॉमिनेशन करें। मेरा पर्चा भी उन्होंने 23 तारीख को लेने का काम किया। वो लोग पर्चा लेके आए थे। फिर मुझे उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगा कि इनकी उम्मीद है, उस उम्मीद में मैं अगर खड़ा ना उतरूँ तो मेरा फिर मतलब हमारा युवा सहयोग युवा है। जो छात्र सब चाह रहे थे कि आप आए, तो जी, आपका युवाओं कितना को कितना एज हो रहा है, मतलब अभी? मेरा एज 37 है, हाँ, अप्रॉक्स मतलब इतना 37 है। कम उम्र में आप चाहते हैं कि राजनीति में आ जाएं? राजनीति नहीं करने आए हैं हम लोग युवा नीति करने आए हैं। अच्छा। और युवा नीति, हमारा सोच है कि युवा देश को बदल सकता है, राज्य को बदल सकता है और समय को बदल सकता है। उसी लिए एक युवा और युवा नीति करके हम लोग सब युवा मिलके एक हजारीबाग में एक नया मिसाल कायम करने को आए हैं। लेकिन जब 2-3 महीना पहले हम लोग माहौल देख रहे थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और लग रहा था कि आपको भी टिकट मिलेगा, फिर बीच में क्या हुआ कि आप रेस से बाहर हो गए? जी देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना पार्टी का पर निर्णय होता है। पर पार्टी का काम, पार्टी कोई भी पार्टी चलती है, उसके कार्यकर्ताओं पे, उसके समर्थकों पे, जो एक लीडर होता है उसका भी एक कार्यकर्ता खुद का और खुद की टीम होती है। हर्ष अजमेरा भी एक अपना एक सेवा सहयोग आपका तो समिति एक चेहरा चलाता ही है। चल रहा था अपने सहयोग के नाम से, हर सच मेरा, हर जगह गाड़ी में आपका पोस्टर, हर जगह पोस्टर चल रहा था। शहर में जो होर्डिंग्स थे उसमें भी आपका चेहरा चल रहा था, तो लोग को लग रहा था कि आप भी एक रेस में हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि आप निर्दलीय उतर जाएंगे। हम लोगों को भी लग रहा था कि आप भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो उसके कार्यकर्ता बन के रहेंगे। देखिए, एक लीडर बनने के लिए पहले अपने समर्थकों और अपने जो सहयोगी होते हैं, इनका राय पर चलना पड़ता है। ये सहयोग, जो हमारे सहयोगी और जो हमारे समर्थक हैं, इनके सोच और विचार में मैंने खड़ा उतरा और हमने नॉमिनेशन भरा। आप जो अभी बता रहे थे 25 तारीख के बाद जो हमने नॉमिनेशन भरा, आप उस दिन देखे होंगे, इतनी बारिश और इतने मौसम ख़राब के बाद भी 15,000 से ज़्यादा समर्थक हमारे साथ उस दिन हमारे रैली में, हमारे नामांकन में थे। तो ये बड़ा ऊर्जा भरने का काम किया और उसमें युवा और महिलाओं का जितना तादाद आपने देखा होगा, ये दिखाता है कि हम लोग चुनाव दमखम से लड़ेंगे और त्रिकोणीय नहीं, एकोणीय होने वाला है। क्योंकि बहुत कुछ होता है, समय पर बदलती है, चीज़ों को बदलना पड़ता है, ठानना आप पर है, विचार आपको रखना है, उस पर आगे कायम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या, मतलब भाजपा को ऑफिशियली छोड़ चुके हैं और वो लोग क्या, इतना आपके पास सुना कि बहुत प्रेशर था कि आप भी नॉमिनेशन वापस ले ले, ऑफिशियली छोड़ चुके हैं कि अब हर्ष अजमेरा जो है अपनी एक नई राजनीति शुरू करेगा? क्योंकि बहुत लोग को हमने देखा है कि निर्दलीय शुरू करते हैं और फिर वो राजनीति में आते हैं, जीतते भी हैं, बहुत लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। तो क्या आप उस लाइन में जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो फिर आपका उद्देश्य क्या है हज़ारीबाग वासियों के लिए? अभी हमारा उद्देश्य, जो आप बात कर रहे हैं, उद्देश्य हजारीबाग में सबसे पहले युवाओं के लिए एक बेरोजगारी है। आप देखेंगे तो हजारीबाग में इतनी सारी कंपनियां आ गई, इतनी कंपनियों में आज हजारीबाग के युवा कहाँ खड़े हैं, हम लोग से किसी से छुपा नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूँ। सिविल कोर्ट में आज से 4 महीना पहले चपरासी की 3rd ग्रेड की नौकरी निकली थी। हाँ, जिसमें 72,000 फॉर्म भराया था और 72,000 फॉर्म में 40,000 लोगों को इन्होंने इंटरव्यू में बुलाया, जिसमें मात्र 108 लोगों को सीट, जो इनके पास ऑक्यूपेंसी था, उन्होंने भरा। पहला क्वेश्चन ये, 108 सीट के लिए 72,000 फॉर्म भरना। दूसरी बात, 72,000 लोगों में 40,000 लोगों का इंटरव्यू लेना। और 40,000 इंटरव्यू में आपको सबसे ताजुब की बात बताऊं फैज भाई, उसमें 15,000 बच्चे ऐसे थे, युवा भाई बहन ऐसे थे, जिन्होंने बीटेक, बीडीएस और एमटेक की डिग्री थी उनके पास। तो ये हजारीबाग के लिए आश्चर्यजनक बात है कि जिसने इतने इतने डिग्री ले रखी हैं, खाली रोजगार के लिए वो चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर है।
बहुत सारे युवाओं से हमने बात भी किया इस विषय पर। तो उनका बोलना है कि भाई आप हर्ष भाई आप देखो कि जब हमारे माँ बाप ने 10 लाख 12 लाख रुपया लोन लेके हमको पढ़ाया है, हमारे खेत को लोन मतलब ज़मीन को गिरवी रख के कहीं से भी उधार लेके हमको पढ़ाया, और आज हम लोन नहीं चुका पाए या उनके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सके तो क्या कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे, आपको कुछ हट के बताएं तो आप देखे होंगे कुछ 2-4 सालों में सुसाइडल केस बढ़ गया। युवाओं ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अपने अटेम्प्ट लेने लगा, सुसाइडल केसेस को, हत्या, ये सब अपने जो फांसी लगाना, ये सब जहर खाना, ये सब केसेस बढ़ गया। केसेस बढ़ने का कारण बेरोजगारी है। जो अगर आप इसको रिसर्च करके देखेंगे तो इसका मेन रीज़न बेरोजगारी आता है। तो अपन को पहले हज़ारीबाग को बचाना है तो पहले बेरोजगारी से लड़ाई लड़नी होगी, और हमारा पहला जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हम जो हमारी सेवा सहयोग समिति चलती है और अभी भी कायम है, उसमें भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। और मेन आधार किसी मनुष्य का होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होता है। बाकी चीज़ें अन्य चीज़ें होती हैं। मानव निर्माण, ये 3 चीज़ों का काम होता है जिसके लिए हम अधिकार से लगते हैं। हमारा ये सोच शिक्षा के लिए भी है। आपको पता है फैज भाई कि हजारीबाग में आप देखते हैं पूरे झारखंड में इसको कैपिटल बोला था, एजुकेशन कैपिटल। एजुकेशन हब है। हाँ, एजुकेशन कैपिटल के नाम से झारखंड में हजारीबाग को माना जाता है। मेरे नज़र में ये एजुकेशन कैपिटल मैं नहीं मानता। अगर एजुकेशन कैपिटल देखना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं, तो आप कोटा जैसे शहर में देखिए, हजारीबाग से छोटा शहर है वो, पर भी उसके पास जो एसेट है वो हजारीबाग में क्यों नहीं हो पाया। हमको इस पे विचार करना चाहिए। हजारीबाग के अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन उठता है कि यहाँ का रेवेन्यू उठा के हम अपने दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, अपने राज्य का रेवेन्यू कमाया हुआ बाहर जा रहा है। आप अपने राज्य को कमज़ोर करके दूसरे राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को कैपिटल ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, हजारीबाग में क्यों ऐसा नहीं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो वहाँ कोटा में जाके पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है। सवाल इसमें हाँ। यहाँ आता है ना कि 10 साल से तो हजारीबाग में भाजपा की ही सरकार थी। अभी फिर आप अगर देखेंगे तो 5 साल और अगर भाजपा को ही देंगे तो वो क्या बदलेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। और आप क्या बदलेंगे, वो और आप में क्या फ़र्क रहेगा? देखिए, बदलने की बात है, लोगों में अंदर एक चाहत होती है। अब जब मैं यहाँ हजारीबाग में आया था, अपना निजी लाइफ के बारे में बताता था। मैं यहाँ 2012 में अपना बेंगलोर से पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करके, आप भी देखे होंगे, आप जब हम लोग जेवियर में पढ़ रहे थे तो 12th के बाद हम लोग देखते थे ऑप्शन क्या है कॉलेजेस का। यहाँ ऑप्शन नहीं था। हम लोग जब 2010 में 12 में हम लोग बाहर, मतलब 8-7 जो भी हम लोग ग्रेजुएशन टाइम था, हम लोग उस टाइम बाहर जाना पड़ता था। लोग जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग बाहर अभी जाते भी थे, जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप एजुकेशन हब अभी बोलते हैं, एजुकेशन नहीं होने के बाद भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। दूसरी बात कि जब हम लोग पढ़ के वापस आए तो हमें यहाँ हमारे फादर का हजारीबाग पैथोलॉजी, एक हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत पुराना 2001 से चला आ रहा है, मैंने उसमें काम करने का काम किया। तो मुझे लगा हजारीबाग में कि एक स्टेप ऑन होना चाहिए। खाली हम लोग डायग्नोस्टिक तक क्यों रुकें, इसका आगे का ट्रीटमेंट के लिए लोग रांची जा रहे हैं, क्यों हम हजारीबाग में इसको डेवलप नहीं करें। तो 2016 में हमने इसका निर्माण किया, और 2016 से आज 2024 तक हमने हजारीबाग आरोग्यम को झारखंड का नंबर 1 आरोग्यम हॉस्पिटल बना के, जो कि आयुष्मान में झारखंड के द्वारा 3 बार हम लोग को सम्मानित किया गया। तो ये छोटी बात नहीं है। झारखंड का सबसे ज़्यादा काम करने वाला अगर सरकारी आयुष्मान का कोई लोगों को लाभ करता है, लोगों गरीबों को लाभ देता है, वो आरोग्यम हॉस्पिटल है। ये क्या आपका ही आइडिया था कि पैथोलॉजी से हॉस्पिटल में जाएं? विजन था, यही विजन होता है, लोगों के पास विजन होता है। आज हम लोग बोलते हैं यूथ के पास विजन है, तो विजन है तो उसको आगे लेके जाए। आज मुझे पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम और सिचुएशन को देखते हुए हम लोग पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि जो चीज़ें आप सिस्टम के उधर बैठ के कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, और सिस्टम में रह के कर रहे हैं उसका रिजल्ट में फ़र्क होता है। लेकिन अस्पताल जब चल रहा था आपका और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे आरोप भी लगे थे आपके ऊपर कि इस तरह से आपने अस्पताल खोला है और फिर उसको किस तरह से चला रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे। मैं आरोपों पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब तो आप राजनीति में उतर गए हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से मैं लगातार आपको देख रहा हूँ कि आपने जो सेवा बनाया है और उससे काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो क्या वो जो हेल्प कर रहे हैं और इस तरह का हेल्प, वो आपका जेन्युइन हेल्प है कि बस एक दिखावा है, ये पब्लिक जानना चाहती है। अगर ये जेन्युइन नहीं होता तो आपको 25 तारीख के नामांकन में ये दिख जाता। और जो लोग हमारे साथ जितना युवा साथी जुड़े हैं, अभी हर्ष अजमेर का अपना खुद का संगठन में 3,500 युवा और भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये पूरे सेवा सहयोग समिति को चलाते हैं। मुझे लगता है इतना बड़ा अभी संगठन हजारीबाग ज़िले में तो किसी के पास नहीं होगा। तो इतना बड़ा संगठन का अगर ताकत हम लोग लगाएं तो आने वाला इस आगामी जो चुनाव है इसमें आपको देखने को मिलेगा।
आप बहुत कम एज में जैसे बन गए डायरेक्टर, तो ऑफ टाइम में क्या करते थे? मतलब अपने टाइम में ऑफ टाइम में क्या करते थे? हम लोग युवा हैं तो खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे, लेकिन आपका एक चीज़ अच्छा हमने देखा है कि यहाँ से ताइक्वांडो प्लेयर जितने भी गए या बैडमिंटन या कबड्डी खेलने गए, सबको आपने सहयोग किया। कोई भी नेता, चाहे वो सांसद हो चाहे वो एमएलए हो, मैं ये खुल के बोलता हूँ, लोग वहाँ भी गए थे लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आपने सबको सपोर्ट किया। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे पास मैं कवर भी करता था स्टोरी। तो ये चीज़ कहाँ से आया? आप क्या स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर उनसे इतना प्यार कैसे जी, आया? मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और पहले से स्पोर्ट्स में रुचि रहा है। और आपको बता दूँ, आपके चैनल माध्यम से सभी दर्शकों, आज भी मैं हजारीबाग ओलंपिक्स एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और मेरे अंतरकाल में जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने वर्ल्ड ओलंपिक डे में 2 दिवसीय सारे टूर्नामेंट्स को कराने का काम किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हज़ारीबाग में स्पोर्ट्स कल्चर को क्यों नहीं बढ़ाया जाए। आज एक ध्वनि से पूरे विश्व में रांची का नाम है, झारखंड को हम लोग फख्र बोलते हैं। अभी हमने आपको एक छोटा, मैं ओलंपिक्स के साथ साथ स्विमिंग एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट। आप सोचोगे यहाँ पर लोगों के पास स्विमिंग पूल नहीं है, और नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गोल्ड और नेशनल्स में निकाल के ला रहे हैं। क्यों हम उसको उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते? हमारा लड़ाई उसमें भी है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर ओलंपिक्स एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग आज इतना एथलीट्स स्टूडेंट्स, हम लोग बचपन में स्कूल में देखते थे, एथलीट्स खेलते थे, एथलीट्स सारे होते थे। एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं है हमारे पास साहब। इतना बड़ा कमिश्नरी टाउन हो कि अगर सिंथेटिक ट्रैक नहीं है हमारे पास। दूसरे देशों के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होता है जहाँ बच्चे ऐसे यहाँ स्कूल जाते हैं ना, वहाँ पढ़ने खेलने के लिए जाते हैं। देखिए, तो ऐसा हज़ारीबाग में ऐसा कुछ है? आप अगर बनेंगे तो कब तक Exactly. मतलब रेडी होगा? ऐसा कोई है प्लान? अभी हज़ारीबाग में आपने देखा, बरही में बनाया गया है ओलंपिक मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पर उसको चलाया क्यों नहीं जा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो बस लोगों का स्पोर्ट्स पर्सन जो बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिस ख्वाब में जीते हैं, उसका ख्वाबों को क्या होगा? हम लोग केवल एक स्पोर्ट्स को एक खाली प्रदर्शनी बना कर रख दिए। लोग यहाँ फुटबॉल खिलाते हैं, प्राइज़ देते हैं और ख़त्म। आज तक, हाँ, आज तक आप बताओ यहाँ से कौन प्लेयर निकल के बंगाल जाके बंगाल ग्रुप में खेला या कोई नेशनल लेवल पे यहाँ से गया? वो एक बड़ा क्वेश्चन है। हम इसको मनोरंजन बना के न रखें। स्पोर्ट्स प्लेयर एक मनोरंजन नहीं है। स्पोर्ट्स प्लेयर एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उसको निकाल के सब कुछ छोड़ के उस लाइफ में डिवोटी होता है। हम लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन थे। अगर हम लोग आधा घंटा को मैच खेलना पड़ता था तो 4 घंटा हम लोग वार्म अप और प्रैक्टिस और इसमें निकालते थे, तब आधे घंटे ग्राउंड में उतरते थे। इतना जो पसीना बहाता है, और हम लोग उसको एक तमाशा समझ के खाली मनोरंजन और हाथ ताली बजाते हैं, ये हम लोग को दिल से मुझे बड़ा ख़राब लगता है। आने वाले समय में हम लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हज़ारीबाग में स्पोर्ट्स में बहुत 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 बड़ा फील्ड है। आप देखेंगे ना, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो हमको लगता है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें एथलीट्स में यहाँ के बच्चों ने गोल्ड नहीं लगाया हो, या फिर टाइकोंडो आप बोल रहे हैं, स्विमिंग मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई इवेंट नहीं है, स्पोर्ट्स इवेंट जिसमें यहाँ के बच्चों में हुनर नहीं है। सब बच्चे तो आपके फ़ैन हैं, लेकिन जिनको भेजा है आपने, बहुत पैसा भी दिया है उनको लगता है। देखिए खर्चा बहुत किया उनके ऊपर। हाँ ठीक है, देखो, खर्चा मेरे हिसाब से फैज़ भाई बड़ा चीज़ नहीं होता। उनको स्पोर्ट्स में कोई बच्चा को आगे बढ़ाने के क्योंकि यहाँ सपोर्ट, जो भी facility सपोर्ट, नहीं हाँ है। एग्जैक्टली। मैं देखा हूँ कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन पैसे, टिकट के पैसे नहीं है। तो आपने एक बार टिकट का पैसा करवाया है, ये मुझे मैं याद करता है हूँ। ये। हाँ। मैं अभी कुछ दिन पहले टाइकेंडो के लिए एक नेशनल प्लेयर थी, नेहा सिंह, उसको मैंने यहाँ बुला के 4 दिन के लिए स्पोर्ट्स के लिए उनका यहाँ पर वो काउंसलिंग वो करवाने का भी काम किया। सब उन लोग को तैयारी करने के, देखिए, कहीं ना कहीं आप उसको पुशअप करिए, कहीं अच्छा कोचेस मिलेगा, कोई अच्छा टीचर मिलेगा, तभी आदमी का बैकअप बनता है उसमें। और यहाँ के बच्चों में मैंने देखा वो हुनर है, पर हुनर निकल नहीं पा रहा है, उसको बाहर नहीं ला पा रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप भी जानते हो, आप देख रहे हो स्टेडियम जाके क्या स्थिति है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा, आप बनेंगे नेता? बनाना है, इसके विचार है। पर पहले वो के लिए, मेरे लिए ये, मैं उस पर फर्स्ट फोकस नहीं है। फर्स्ट फोकस हम पे है बेरोजगारी, क्योंकि यूथ का जो स्थिति है, आप देख रहे हो, डिग्री होने के बावजूद अगर लोग कहीं नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ हज़ारीबाग के क्या अगर मॉडल है? अगर मान लीजिए बेरोजगारी खत्म करेंगे तो आप क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज लगाएंगे या फिर क्या, मतलब क्या कुछ ऐसा विजन होगा, कोई प्लान इंडस्ट्रीज होगा? निकालने के लिए अभी पहले सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। मैं शॉर्टकट फार्मूला जानता हूँ। शॉर्टकट फार्मूला ये है कि यहाँ इतनी सारी कंपनीज आई हैं, आप इस कंपनीज पर
आपको बैठ के इनसे बात करना होगा, कम से कम 50 to 60% का आप रेशियो निकालना होगा कि इतने लोगों को यहाँ का रखना होगा एज पर देयर कैपेबिलिटी। झारखंडी जो झारखंडी से या पहले, हजारीबाग हाँ एग्जैक्टली, हजारीबाग आप के जो लोग 60% झारखंड के मानते हैं तो उसमें 30% आप लोकल हजारीबाग के बंदों को लेना होगा, जिसके घर वाले धूल धक्कड़ आपके दिन भर गाड़ी का खा रहे हैं, उसके लोगों को लेना होगा। अभी जो रेशियो है, आप सोचो ड्राइवर तक यूपी से हायर हो रहा है, मैकेनिक बंगाल से आ रहा है, प्लम्बर उड़ीसा से आ रहा है। साहब आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक क्या हजारीबाग में ड्राइवर नहीं हुआ करता था? आज तक प्लम्बर नहीं हुआ करता था? आज तक इलेक्ट्रीशियन नहीं था? तो यहाँ के क्यों नहीं लोगों को लिया जा रहा है? तो इसके लिए बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है। और भारत एक ऐसी देश है जिसमें बिना लड़े कुछ नहीं मिला। भारत आज़ाद भी हुआ लड़के हुआ, राम मंदिर बना लड़के बना। अगर हजारीबाग को सुधारना है तो लड़के बनाना होगा, उसके लिए तैयार पर होना। आप जिस समाज से आते हैं वहाँ तो सेवा परमो धर्म है और वहाँ अहिंसा की बात करते हैं, लड़ेंगे कैसे आप? लड़ना मतलब हक के लिए लड़ना, जान और कान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। खून खराबा नहीं नहीं, करना है। खून खराबा अलग चीज़ होती है। लड़ना मतलब हक के लिए लड़ना। आप आवाज़ उठाइए, आंदोलन करिए, सामने बैठ के उसको फेस करिए, उस चीज़ों से आप इसीलिए छात्र वाले आंदोलन में घुस गए थे आप, है ना? देखिए छात्र की जहाँ बात की है, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं और स्टूडेंट की लाइफ के बारे में अगर देखेंगे, जो 7 साल 6 साल बच्चे प्रैक्टिस मतलब तैयारी करते हैं और अचानक से उनको पता लगता है कि पेपर लीक हुआ है और पैसे में बिक रहा है, तो सोचो आप अपने उस जगह में रखे कि 7 साल किसी का माँ बाप उसको खाली पैसा दे रहा है कि तुम कोचिंग करो और एग्ज़ाम 6 साल 7 साल में एक बार हो रहा है और उसमें भी लीक हो जा रहा है, तो उस बच्चे का फ्यूचर ना इस पार है, इस कंपेयर टू बस लाइफ अपना ख़राब करने का है। एक चीज़ और हज़ारीबाग में जो हम लोग देख रहे हैं 10 साल से, भाजपा की ही सरकार है। मैं ज़्यादा नेगेटिव तो खबरें नहीं चलाता हूँ, लेकिन फिर भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ और देखता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम हमेशा देखते आ रहे हैं। बरसात थोड़ा सा होता नहीं है कि पानी जगह जगह जम जाता है। आप भी घर से आते होंगे तो देखते होंगे। दूसरा है कि बिजली का जो सीज़न है, हल्का हवा चलता है, एक मीम भी चल रहा है, हवा चला काट देते हैं बिजली, है ना? पानी आ रहा है बिजली काट देते हैं, एक मीम चल रहा था। तो ये जो मूलभूत सुविधा है, ये बेसिक है, जो बड़े बड़े शहरों में आंधी तूफान भी आ जाए लेकिन बिजली नहीं कटती है, तभी कटती है जब कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या है, हवा भी चलने से, पानी भी चलने से बिजली कट जाती है, जिसका सॉल्यूशन 10 साल से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या वो सक्षम नहीं है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, या कुछ और कारण है? देखिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, मैं ये जानता हूँ कोई शहर या कोई सिटी या कोई गांव को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रिसिटी की आज के दिन में ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। जो दे रहे हैं उसको क्या बेनिफिट है वो हम और आप सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से आना जाना करते हैं। वहाँ की फैसिलिटी, कोई भी चीज़ बढ़ने के लिए आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। और हाईटेक हम लोग अपने आप को बोलते हैं, हाईटेक बनने के लिए हाईटेक का सबसे पहला चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पूरा नहीं है तो आप अप टू डेट नहीं है, तो हमारा शहर अप टू डेट नहीं माना जाएगा। हम चाहते हैं कि हज़ारीबाग में इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर सुधरे। सुधारने के लिए जो भी नियमावली होती है, जो भी, और आज इतनी सारी कंपनियां हैं, क्यों नहीं हम कंपनियों के साथ बैठ के उनको मेगावाट, अभी सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे निकले हैं कि आप अपने फील्ड में सोलर लाइट लगाएं, उसको सरकार खरीदेगी बेचेगी, पर ये सब योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया नहीं जा रहा। आज हम लोग बोलते हैं ज़मीन, इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं, बंजर पड़ी है, लोग के पास ख़राब है। बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे गुजरात में, बड़े बड़े शहरों में, जो कंपनियां हायर करती है 20 साल 30 साल के लिए, वहाँ पूरा मेगावाट सोलर प्लांट लगाती हैं, सब कुछ करती है, वहाँ से बेचने का काम करती है, आपको रेंटल भी मिलता है। आपके पास सारा फैसिलिटी है पर उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, तो उसको भी अवेल कराना, वहाँ तक लोगों तक पहुँचाना एक अच्छे तरीके से, तो इसमें कुछ करा जा सकता है। तो इसके बारे में सोचना होगा, फ्यूचर होगा, इसके बारे में सोचेंगे। आप डेवलपमेंट कब सोचेंगे? आप मतलब सोच के आए होंगे ना, आप तो नेता हैं, आप तो पहले से विजन होगा अभी भी मैं बताता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं आप तो, आप उतर गए हैं राजनीति में। राजनीति नहीं, हम लोग युवा नीति कर रहे युवा नीति हैं। कर बस रहे हैं। युवा नीति एक हमारा सोच है। राजनीति मतलब झूठ चोरी कसल पर सब कुछ होता है। युवा नीति मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपना एक मोटिव, उसको लेके आगे बढ़ना युवा नीति बोलते हैं। हम लोग ने एक विचार उसको लेके आगे बढ़ा है, वो युवाओं की एक सोच है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और बात है, मैं, आप तो कटकम सांडी के लोग काफ़ी आए थे आपके रैली में, मैं और आप देखा भी हूँ, आपके कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गए थे। एक जो है रूरल अर्बन कनेक्ट, हम लोग जब मैनेजमेंट कर रहे थे तो वहाँ पढ़ाई किया था। रूरल अर्बन कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शहर का डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो कटकम सांडी का कुछ एरिया है या फिर कुछ भी गांव का हज़ारीबाग के आसपास, वो शाम में जो है 5 बजे के बाद अंधेरा होता है। अंधेरा होता है तो वहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि लाइफ एकदम हैपनिंग नहीं है। आप कह सकते हैं कि हज़ारीबाग छोटा सा टाउन है, टाउन से बाहर अगर निकलेंगे तो लाइफ हैपनिंग नहीं है।
इसके लिए क्या प्लान है आपका? क्या कोई सरकार या फिर सरकार बनती है या फिर कोई वैसा नेता आता है जो हज़ारीबाग के आस-पास का विकास करे? क्योंकि शहर तो अब पूरा सैचुरेट कर चुका है। जो विकास होगा बाहर होगा। जब तक गाँव और शहर का कनेक्शन नहीं बनेगा सही से, तभी शहर डेवलपमेंट होगा। इसके लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है, कोई विज़न? जी, एग्ज़ैक्टली। देखिए फैज़ भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आप बात करते हैं गाँव और शहर की डेवलपमेंट की। इसको बढ़ाने के लिए हज़ारीबाग को टूरिज़्म में बदलना होगा। जहाँ टूरिज़्म आपका आगे बढ़ता है, आपका शहर और टाउन में कनेक्टिविटी बढ़ जाता है। हमारे पास इतना सारा जगह है, इतने सारे एरियाज़ है जहाँ हम लोग रिसॉर्ट बना सकते हैं, हॉलिडे स्पॉट्स बना सकते हैं। इसके बारे में विचार कोई नहीं कर पाता है। बाहर से टूरिस्ट आएँगे घूमने, अगर रिज़ॉर्ट बनेगा। एग्जैक्टली। आप छोड़ो ना, बेंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, कोई भी स्टेट जाओ, कोई शहर के अंदर थोड़ी कुछ बनाता बाहर जाता है। है, जहाँ भी आता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाहर बनता है। बहुत अच्छा आज बात हमारे बोला पास आज हमारे पास आप कटकम सांडी के बीच में जो जंगल एरिया फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वहाँ क्यों कुछ नहीं डेवलप करता है? फॉरेस्ट को डेवलप करना है। अगर फॉरेस्ट ही अपना एरिया, आप कुछ फीस उसमें आप कनेक्ट कर ले या कोई भी चीज़ कर ले, या बहुत फिर सारे उस लैंड्स एरिया हैं। में अगर डेवलप्ड होंगे, टूरिस्ट आएँगे, उस एरिया का ही विकास होगा। एग्जैक्टली। टूरिस्ट एक ऐसा चीज़ है, मतलब टूरिस्ट हम लोग जो मानते हैं कि झरना देखने के लिए हम लोग जब जाते थे बेंगलोर जैसे शहर में, छोटा सा नीर पहाड़ के बगल में एक झरना फॉल है, नैगन फॉल देखने जाते थे, तो नीचे गांव के जितने लोग हैं वहाँ लोकल फ्रूट्स और आम और ये छोटे छोटे चीज़ें बेचते थे, फ़ोटोज़ खींचते थे, खीरा बेचते थे। उससे भी एक आमदनी होता है, लोगों को एक अच्छा रोज़गार का जरिया मिलता है। आप अब उसको वहाँ के विजन, लोग वहाँ काम भी करेंगे। रिज़ॉर्ट बन गया मान लीजिए बड़ा, तो वहाँ काम उन्हीं को वहाँ मिलेगा। सारा काम उनको मिलेगा, आपको लोकल है। तो इसके लिए एक विज़न लाना होगा कि कैसे आज हज़ारीबाग में आप देखो, छोटा सा एग्जाम्पल बोध गया को, वो ठीक है वर्शिप स्पॉट बनाया, पर वो टूरिज्म स्पॉट बन गया। Exactly. आपके पास यहाँ पर वो भद्रकाली तो है। लगता है कि दूसरे कंट्री ही आ हाँ, गए हैं, अलग आप country इधर आ देखो, इधर भद्रकाली गए। है। वैसा डेवलप नहीं हो हाँ, पाया एग्जैक्टली। भद्रकाली। इधर रजरप्पा है, वैसा हाँ, डेवलप नहीं दोनों हो बीच पाया। में आप हो साहब। बिल्कुल। बीच में हो के आप क्या किए हो? आप कुछ नहीं कर पाए। हम दोनों के बीच में इतना बड़ा कनेक्टिविटी बना सकते थे कि एक सेंटर हब होता कि लोग यहाँ आते, अपना भद्रकाली भी दर्शन करते, एक सर्किट यहाँ रहता और एक रजरप्पा करते, यहाँ से देवघर भी जा सकते थे और वहाँ से बोध गया भी जा सकते। ये एक ऐसा हब है कि अगर यहाँ टूरिज़्म को डेवलप किया जाए तो हज़ारीबाग सबसे बड़ा टूरिज़्म हब बन सकता है। हमारे पास इतना हज़ारों बाग का हरियाली का जो शहर बोलते हैं, पर टूरिज़्म का नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल। इस पर ध्यान देंगे तो टूरिज़्म इनकम हज़ारीबाग को बहुत आगे जनरेट करके ले जा सकता है। तो देखिए एक नई बात यहाँ पे आई है। हम लोग सोच रहे थे कि रूरल अर्बन कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट खोल के भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यही देखिए फ़ायदा होता है। बाहर से जब लोग घूम के आते हैं तो वो लोग के पास विज़न होता है, कुछ सोचते हैं, लेकिन यहीं पे रह जाएँगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे इनकम का स्रोत का और भी कारण हो सकता है, क्योंकि ये हाँ। नहीं, एक बात और है, ऐसी नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट चाहे तो लीज़ पर बड़ी-बड़ी इस रिसॉर्ट से, मतलब ताज रिसॉर्ट है या कोई भी, जैसे आप देख रहे हो रेडिशन है अभी, ताज को इन्होंने रांची में देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे, अभी मेरा अपना सोच है, इतना सुंदर अपने पास पदमा में पदमा किला है। पद्मा किला पद्मा नेशनल किला पार्क है है, सर, एग्जैक्टली। टूरिस्ट उसको स्पॉट हाँ, है। उसको इतना इवन सुंदर से, अपना कैनरी झील हाँ, भी बन चुका उसको है, बना लेकिन दो उसको और बर्बाद वहाँ किया पर हुआ है। बड़े-बड़े रिसॉर्ट्स बना दिए। मेरे को लगता है आज आप राजस्थान जाते हो, राजस्थान में राजाओं का महल को आज देखो, एक-एक रूम का 3-3 4-4 लाख रुपया और लोग देते हैं। ऐसा नहीं है। आज बिहार में आप देखते हो, बिहार के लोग बाहर आते हैं शादी करने। क्यों आते हैं? आप पद्मा एरिया को देख के चलो, इतना खूबसूरत एरिया, अगर उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ही उसको टेक ओवर कर ले और उसको डेवलप करे, तो झारखंड का सबसे खूबसूरत चीज़ हम लोग के पास होगा। पर इसके बारे में विज़न लाना होगा। आप कुछ उस पर बैठ के कुछ प्रैक्टिस करें, उसको सॉर्ट आउट करें, कुछ तरीका सॉल्यूशन निकाले तो बहुत सुंदर। आप तिलैया डैम देख लो, तिलैया डैम के पास इतने सारे चीज़ है भाई साहब, आज तक वहाँ वाटर स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचा गया। आप वाटर स्पोर्ट्स उसमें लाते हैं, आप हम लोग कुछ नहीं, आप बगल में जाओ, अपने हम लोग देखते हैं मंदारमनी और ये क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, है। लेकिन पर वाटर स्पोर्ट्स से कमा रहा है सब पैसा। वाटर स्पोर्ट्स और रोजगार है, भीड़ हो रोजगार रहा है, इतना भीड़ है कि यहाँ हजारीबाग से लोग वहाँ जाते हैं। मैं एक बार जाने का मुझे मौका मिला, मैं देखा यार इससे बड़ा तो अपना तिलैया डैम है, Exactly. पर उसको आज तक एक स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट ही नहीं करा पाए बॉस। हम लोग तो वैसी जगह बैठे हैं कि हजारीबाग और मतलब झारखंड और बिहार के बॉर्डर है वो, आप उसको भी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। टूरिज्म झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। झारखंड इतना सुंदर प्लेस है, हम लोग बहुत सारे रील्स देखते होंगे, झारखंड का इतना अच्छा व्यूज़ आता है, कहीं नहीं निकलता है। लोग आजकल तो शूटिंग करने हजारीबाग झारखंड आने लगे। जब इसको शूटिंग एरिया बनाया, हम उतना बड़ा ख्वाब नहीं दिखा रहे हैं कि उसको इंडस्ट्री बना दीजिए, मतलब लेकिन फिर भी बन हाँ, सकता बन है। सकता है, पर वो बहुत अभी लंबा बार है। अभी हम लोग टूरिज्म से ही स्टार्ट करें, आने वाले समय में आप इसमें आप इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं। अभी कम से कम टूरिज्म में लाएं, तो जो हमारे छोटे गरीब भाई लोग बहन लोग जो आप लगता है जो जॉब नहीं कर पा रहे, जो हम लोग बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना, उनको अपने पैरों पे खड़ने के करने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। आप टूरिज्म बनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग मिलेगा उनको, फूड सेक्टर, फूड हब सबसे बड़ा मिलेगा, लोकल
कल्चर मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट्स उसके साथ वो लोग बना बना के बेच सकते हैं। टूरिज़्म को इस अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो मुझे लगता है नौकरी के साथ, रोज़गार के साथ अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत बड़ा हम लोग को योगदान मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत कुछ बातें कर रहे थे हम लोग हर्ष अजमेरा जी से। अब बताइए, अब तो ऑफ़िशियली जो है आप प्रचार में उतरेंगे अपने छड़ी छाप के साथ। अब क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि पहले की रणनीति थी कि आपको एक अपना वर्चस्व बनाना था, एक नाम बनाना था कि मैं इस चुनाव में आ रहा हूँ। अब फाइनली आप आ चुके हैं और हज़ारीबाग में 10 से 12 दिन बचा है। 13 तारीख को वोटिंग है। इस 13 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? कैसे हज़ारीबाग के लोगों के दिल में बसेंगे? जी, एंश्योर तो कर देते हैं हम लोग अच्छे से आएँगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा होमवर्क हम लोग ने कर रखा है। जो सारे फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, बूथ कमेटी, ये सारे सब कुछ हम लोग तैयार है। कल क्योंकि दिवाली का दिन है तो हम लोग इसको थोड़ा से स्लो डाउन कर रखे हैं कल अपने थोड़ा इवेंट्स रेस्ट को। हाँ, रहेगा। रेस्ट नहीं, अपने लोकल एरियाज़ यानी नगर निगम के एरियाज़ में हम लोग कुछ-कुछ इवेंट्स करेंगे और लोगों से मिलने-जुलने का काम करेंगे। परसों से हमारी रैली और हमारे लोग जो है, जो पूरा प्लान्स के साथ तैयार है, उसको मतलब आगे बढ़ाने का हम लोग काम बहुत तेज़ी से करेंगे और उम्मीद करते हैं हज़ारीबाग की जनता से इस बार हम लोग की युवाओं शक्ति की बात सुनेंगे, क्योंकि ये चुनाव हर्ष अजमेरा अकेले नहीं, हज़ारीबाग का तमाम युवा अपने भविष्य के लिए ये चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग भी जाएँगे, जब ये लोग चुनाव में रैली करने जाएँगे, देखने जाएँगे कैसे हो रहा है, सब नेताओं के पास जाएँगे, इनके पास भी जाएँगे, कैसा रहता है दिनचर्या, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक दिन एक नेता के साथ गुज़ारने का हम लोगों का प्लान है। 13 दिन तो बचे ही हैं, अब जो भी हज़ारीबाग के आस-पास विधानसभा है, सबके पास जाने की कोशिश करेंगे, इनके पास भी जाएँगे, देखेंगे कैसे निकलते हैं सुबह से, और 3 महीने का जो कार्यकाल है, वो इनका कैसा रहा। कैसे 3 महीना जो हज़ारीबाग पूरा पॉलिटिकल डिबेट चलता रहा, पॉलिटिकल चर्चाएँ चलती रही, लेकिन अब चर्चाएँ धीरे-धीरे तेज़ हो रही है कि भाजपा, कांग्रेस के बाद हर्ष अजमेरा, उदय मेहता, हज़ारीबाग की राजनीति में 4 लोग आ चुके हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं था जो पहले लोग सोच रहे थे कि 10 साल से जो चल रहे हैं, वही ज़िंदगी भर राज करेंगे। अब कोई युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो देखना यही है कि हज़ारीबाग की जनता किस पे भरोसा करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद हर्ष जी। धन्यवाद।